हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना रिवीजन सेशन चल रहा था। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स एसपी में कंप्लीट हो चुके हैं और ओसी के अंदर भी 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर भी 1-2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। तो प्लीज बच्चे लोग जरूर वीडियोस देखिए इंपॉर्टेंट वाले, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आप जो रिवीजन सेशन जो मैं ले रहा हूँ वो भी वीडियोस आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सब वीडियोस आपके लिए है, आपके फ्रेंड्स लोग के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको खुद को मालूम है कि मैं सभी जगह अवेलेबल हूँ। चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एक फॉलो करने का मेन पर्पस वहाँ पे वो है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी लेक्चर्स के बारे में, बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, मतलब सब लाइव अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलेगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए वहाँ पे आप। और यहाँ पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना है और शेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपके लिए होगी, जो है शेयर करना है सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर। जैसे कि मैंने कमिटमेंट किया था तुम लोग के साथ कि मैं आपके लिए रिवीजन सेशन लेके आऊंगा, तो रिवीजन सेशन चालू हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट रिवीजन सेशन चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स। पहले 2 वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले प्रीवियस वाले 2 चैप्टर्स आप जरूर देखिए और उसके बाद ही 3rd चैप्टर पे जंप लगाना, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। एक भी पार्ट स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट आने वाले पार्ट में आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर से अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा, नो डाउट। बहुत वेटेज वाइज भी चैप्टर अच्छा सा है। ऑलमोस्ट देखने जाओगे तो 15 मार्क का आने के चांसेस हैं यहाँ से। यस, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारी शॉर्ट नोट्स बन सकती है, बहुत सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन बनते हैं इसके अंदर से। तो प्लीज एक एक पॉइंट्स में यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट जाके देखिए, डिटेल में एक एक लाइन पढ़ा है। रिवीजन सेशन है, एक ही चैप्टर में पूरा रिवीजन करा दूंगा, एक ही लेक्चर्स बनेगा, कोई पार्ट्स नहीं बनेगा इसके। यार थोड़ा लेंथी जाएगा वीडियो, आई नो 45 मिनट्स जाएगा, 50 मिनट्स तक जाएगा, बट हाँ एक ही पार्ट में मैं फटाफट से ऊपर से पढ़ा के क्या कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 2 मेथड होती है। एक ओन मेथड है जहां से कंपनी पैसा उठा सकती है, और एक बोरोड मेथड है, बोरोड फंड है और ओन फंड है। ओन फंड के अंदर अपन ने देखा था इक्विटी शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स था और रिटेन अर्निंग करके अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था। अभी ये सब शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स मुझे लेने हैं प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में, अगर मुझे पैसे लेने हैं तो कौन सी मेथड से आप पैसे उठा सकते हो, किसके पास से, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हो गया या तो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो पहले इंट्रोडक्शंस दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करूं तो इश्यू ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी अपनी लाइफ में पैसा उठा सकती है फ्रॉम द शेयर होल्डर हो गया, एम्प्लॉइज हो गया और पब्लिक से। मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल इज नथिंग बट एक लिमिट है कि उससे ज्यादा आप पैसा नहीं उठा सकते। सर अगर उससे ज्यादा पैसा उठाना है तो आपको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है इन फॉर्म ऑफ SH7, इन फॉर्म ऑफ SH7। ज्यादा एडिशनल नॉलेज उस इधर किधर लिखा नहीं है, बट जस्ट एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं। तो ऑथराइज कैपिटल को ऑल्सो कॉल्ड बोल सकते हो आप नॉमिनल कैपिटल, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। उसके अंदर बाइफिकेशन होता है। इश्यू कैपिटल, कंपनी जो इश्यू करती है उसको इश्यू कैपिटल बोलते हैं। जो कंपनी ने अब तक इश्यू नहीं किया उसको बोल देंगे अनइश्यू कैपिटल। अभी इश्यू जो कंपनी करेगी जरूरी नहीं कि सब्सक्राइब पूरा हो ना भी हो, तो जो सब्सक्राइब हुआ है वो कैपिटल को सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे और जो पोर्शन बच गया है उसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। अभी सब्सक्राइब किया उसमें भी कंपनी वन शॉट में सब पैसा नहीं मंगाती। जनरली जो कॉल करती है उसको बोलेंगे कॉल्ड अप, मतलब जो कंपनी अभी पैसा मंगा रही है वो कैपिटल को कॉल्ड अप बोलेंगे, और जो पैसा अभी नहीं मंगा रही है वो फ्यूचर में मंगाएगी, जब भी जरूरत पड़ेगी तभी वो कैपिटल को ऑन कॉल्ड अप बोलेंगे। और सर्टेन टाइम एक छोटा सा हिस्सा कंपनी रिजर्व के फंड में रखती है, उसको बोलेगी रिजर्व फंड, मतलब यहाँ पे रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। यहाँ पे वो रिजर्व मत काउंट करो, रिजर्व एंड सरप्लस वो नहीं है, ये रिजर्व कैपिटल है। सपोज कि 10 रुपए की फेस वैल्यू, कंपनी 2 रुपये अभी मंगाएगी, 5 रुपया बाद में मंगाएगी, 2 रुपया वापस से कॉल करेगी, बाद में 1 या 2 रुपया का कॉल क्या रखेगा, पेंडिंग रखेगा। वो जनरली कंपनी अगर सडनली बंद हो चुकी है या तो बंद होने की तगार पे है, तो वो टाइम पे ये कैपिटल का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से मंगाएगी। अभी कोल्ड अप में भी पेड अप जितना रहेगा जो पे करेगा वो बोलेगा पेड अप, और जो पे नहीं किया उसको बोलेंगे कॉल इन एरियर्स। मतलब आपने मिस्टर एक्स से 2 रुपया मांगा, वो भाई ने, सपोज कि मिस्टर एक्स ने
आपके पास फॉर एग्जांपल 3 शेयर होल्डर है, ए बी एंड सी, जस्ट स्मॉल एग्जांपल के लिए फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए ने पैसा दे दिया, बी ने पैसा दिया, सी ने पैसा नहीं दिया। तो सी ने पैसा नहीं दिया उसको बोलेंगे कॉल इन अरियर्स, मतलब उसने कॉल में डिफॉल्ट किया है, मतलब उसने कंपनी को पैसा पे आउट नहीं किया। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट है। यहाँ पे ऑथराइज इश्यू क्या होता है पूछा तो बहुत बेसिक सेंस है, मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सब 11 में पढ़ चुके रहेंगे आप। अभी आ जाते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर के अंदर। यहाँ पे पूरा चार्ट दिखेगा आपको, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है कि अगर पब्लिक से जाना है, पब्लिक ऑफर है, तो जनरली पब्लिक कंपनी जा सकती है, प्राइवेट कंपनी को तो रेस्ट्रिक्शन है। तो आईपीओ हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, और एक हो जाएगा एफपीओ, नथिंग बट फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक, अगर कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है उसको बोलेगी इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या बोलेगा उसको, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उसके बाद वापस से पैसा अगर मांगने गई पब्लिक से, उसको बोलेंगे एफपीओ, नथिंग बट फर्दर पब्लिक ऑफर। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर कंपनी एक बार पैसा मांगेगी, फर्स्ट टाइम पैसा मांगेगी, बोलेंगे इनिशियल, नाम में लिखा है इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम। अगर एक बार पैसा मांगने के बाद कंपनी का ऑफकोर्स वापस से तो जाएगी, क्योंकि कंपनी को बिजनेस करना है, एक्सपांड करना है, तो वापस से पैसा मांगेगी, उसको क्या बोलेंगे, एफपीओ, नथिंग बट फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी को राइट इश्यू निकालना है, राइट इश्यू मतलब जनरली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं, तो वो शेयर को अगर कंपनी के पास दो मेथड है, अगर कंपनी के पास अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मांगना है तो दो मेथड है, या तो वो राइट इश्यू के फॉर्म में पैसा लेगी या तो बोनस शेयर्स दे देगी। ये दोनों राइट्स किसके पास अवेलेबल है, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, ये दोनों राइट्स आपने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का लास्ट चैप्टर सेशन में मैंने पढ़ाया तो नहीं है, बट एक कमिटमेंट मैंने तुम लोग को दिया है, मैं एक ही सेशन ले आऊंगा जिसमें पूरा डिफरेंट बिटवीन कर दूंगा जितने भी आपके सिलेबस के अंदर है, बट आपको चैप्टर्स में दिया है, सेकंड चैप्टर्स के अंदर जहां पे इक्विटी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंट बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। वहां पे क्लियरली लिखा है कि ये राइट्स जो है, राइट इश्यू और बोनस शेयर खाली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस के पास ऑलरेडी दो राइट्स है, कौन से, डिविडेंड वाले और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ऑलरेडी दो राइट्स है। ये राइट्स भी दे देगा तो भाई उन लोग के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, बाद में इन लोग तो नाराज हो जाएंगे कि सभी राइट उसको दे रहे तो हम लोग क्यों इक्विटी बाय कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। बाद में आ जाएगा अगर सपोज कि कंपनी को एम्प्लॉय से पैसा लेना है तो हो जाएगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पैसा लेना है, तो उसके लिए बहुत सारी मेथड्स है, ईसोस हो गया, इसेप्स हो गया, एसएआरएस हो गया और स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया। देखो ये चैप्टर्स के अंदर पर खाली मेथड पढ़ रहे हैं कि कौन से मेथड से कंपनी पैसा उठा सकती है, बाकी देगा तो इक्विटी देगा या तो प्रेफरेंस ही देगा, वो शेयर्स हो गए, वो टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गए, ये कंपनी कौन से टाइप के शेयर्स दे रहे हैं। बट यहाँ पे अपन मेथड देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस से कंपनी पैसा उठा सकती है। अगर पब्लिक से पैसा उठाना है तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे राइट इश्यू के फॉर्म में भी पैसा दे सकती है, अरे मेथड से यूज पैसा ले सकती है, या तो प्रेफरेंशियल ऑफर के फॉर्म में भी क्या कर सकती है, कंपनी पैसा उठा सकती है। तो दीज आर द नथिंग बट मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी कौन सी मेथड से शेयर इश्यू कर सकती है और पब्लिक से पैसा उठा सकती है। पब्लिक आ गया, उसके अंदर शेयर होल्डर आ गया, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज आ गया, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म में पब्लिक से भी कैसे उठा सकती है। अभी आ जाते हैं पब्लिक ऑफर इश्यू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। उसके अंदर भी देखने जाओगे तो यहाँ पे सर्टन प्राइस फिक्सिंग होता है कि कौन से प्राइस पे आप ऑफर निकाल रहे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक फिक्स प्राइस इश्यू मेथड है और एक है बुक बिल्डिंग मेथड। अभी फिक्स प्राइस मेथड क्या होगा कि आपने जो ऑफर लेटर होता है, ऑफर लेटर नथिंग बट आप प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना रहेगा 11th में। प्रोस्पेक्टस मतलब एक इनविटेशन कार्ड देती है। देखो आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूं तो मुझे सपना थोड़ी आएगा कि रिलायंस को पैसा चाहिए, नहीं ना। रिलायंस क्या करेगी, एडवर्टाइजिंग निकालेगी, न्यूज़पेपर के अंदर प्रोस्पेक्टर बांटेगी, तो वो प्रोस्पेक्टर के अंदर अगर प्राइस लिखा है, जानते सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर प्राइस लिखा है तो वो कौन सी मेथड होगी, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड। वंस अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट कि अगर सपोज कि प्रोस्पेक्टस के अंदर, ऑफर लेटर के अंदर, इनविटेशन कार्ड के अंदर अगर लिखा है कि भाई प्राइस हम लोग दे रहे हैं सो एंड सो, फॉर एग्जांपल 10 रुपया ईच, तो वो 10 रुपया अगर लिखा है क्लियर कट, नथिंग बट वो फिक्स प्राइस इश्यू मेथड होगा। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि कंपनी को अपनी प्राइस फिक्स नहीं कर पाती है, जनरली वो छोड़ती है जनता पे
कि जनता डिसाइड करो कि आपके हिसाब से हम लोग की कंपनी की प्राइस क्या हो सकती है। ये जनरली कौन से केस में होता है, ये जनरली कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में होती है, उतरती है ना, आईपीओ के फॉर्म में इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है ना, तभी ये सिनेरियो होता है जहां पे बुक बिल्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि जहां पे बुक बिल्डिंग मेथड फॉलो करते हैं। वहां पे क्या होता है, एक अपर रेंज कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोग के हिसाब से मार्केट में हम लोग की वैल्यू ये है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है मैक्सिमम, और हम लोग को लगता है 100 से 80 के बीच में होनी चाहिए, तो 100 रुपया इज नथिंग बट आपके कैप प्राइस हो जाएगा, और 80 रुपया इज अ फ्लोर प्राइस, कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 रुपया होना चाहिए। ये बीच में जो बिडिंग होगी नथिंग बट बुक बिल्डिंग मेथड बोलते हैं, जिसकी प्राइस डिसाइड होगी बुक बिल्डिंग मेथड के फॉर्म में, जहां पे एक प्राइस फिक्स हो जाएगी, और जो प्राइस फिक्स हो गए, सपोज कि फॉर एग्जांपल 80 से 100 के बीच में 90 प्राइस क्या होगा, फिक्स हो गया, तो 90 प्राइस इज नथिंग बट कट ऑफ प्राइस हो जाएगा मेरा। यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है, अब बिंदास पढ़ लेना, और डिटेल में वीडियोस चाहिए तो ये सब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिए इंस्टाग्राम अपने यहाँ पे यूट्यूब पे, तो प्लीज जाके आप क्या कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एक एक वीडियोस मैंने डिटेल में एक एक वर्ड को मैंने क्या किया है, सबको एक्सप्लेन किया है। जनरली ये मेथड जो फॉलो होता है वो मतलब मैंने तुम लोग को बोला आईपीओ और एफपीओ में क्या होता है, फॉलो होता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर पब्लिक इश्यू, दैट इज आईपीओ और एफपीओ। ठीक है, आईपीओ क्या होता है तुम लोग को मैंने बोल दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। अभी आ जाते हैं बी पार्ट के अंदर, नथिंग बट ऑफरिंग शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जहां पे दो ऑप्शंस हैं, या तो राइट्स के फॉर्म में या तो बोनस इश्यू। अभी राइट इश्यू क्या होता है, देखो कंपनी बोलती है, कंपनी क्या बोलती है, सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस को पैसे की जरूरत है, रिलायंस बोलती है कि देखो आप मेरे घर के हो मतलब आप ओनर हो, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। आई होप यू नो वेरी वेल, इतना बेसिक तो मालूम होना चाहिए अगर आप एसपी स्टूडेंट हो तो आप मेरे घर के हो, देखो मुझे पैसे की जरूरत है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं पहला राइट्स आपको देता हूं, क्या देता हूं, पहला राइट्स आपको देता हूं। देखो मैं पब्लिक के पास से पैसा ले सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मेरे घर के हो, आपको थोड़ा कम प्राइस में मैं अगर क्या दे रहा हूं, शेयर्स दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा राइट्स। क्या हो जाएगा, राइट इश्यू हो जाएगा। मतलब कंपनी ने पहला प्रेफरेंस किसको दिया, अपने ही मेंबर्स को दिया, नथिंग बट अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया। मेरा ध्यान से वर्डिंग सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं, नहीं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ये कोई राइट्स नहीं होगा, खाली जो रहेगा वो किसको रहेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। 3 बार चिल्ला के बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसमें आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है कि राइट इश्यू और बोनस शेयर खाली ओनली इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट्स है, बाकी किसी के पास भी राइट्स नहीं है। तो हाँ, पॉइंट्स क्या था, याद था, मैं क्या बोला था कि अगर रिलायंस बोलती है कि हम लोग को पैसे की जरूरत है, हम लोग चाहे तो पब्लिक से पैसा ले सकती है, बट आपको पहले राइट्स दे रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल पब्लिक से हम लोग 100 रुपए में बेच रहे हैं, आपको हम लोग 10% डिस्काउंट, मतलब 90 रुपए पे हम लोग शेयर्स दे रहे हैं आपको, मतलब पहला राइट्स आपको है। अगर आप चाहो तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, हम लोग आपको शेयर्स देंगे 100 रुपए का। जो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड रहेगा वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा, बट उसमें भी रेशियोज होता है, परसेंटेज होता है कि इतना ही तू अप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ये हो जाएगा राइट इश्यू। अभी बोनस का क्या फंडा है सर, बोनस का एक झलक तुम लोग को मैंने सेकंड चैप्टर्स के अंदर दिया था कि बोनस का फंडा आने का मेन पर्पस ये है कंपनीज एक्ट में 2013 के अंदर, कि यहाँ पे क्या होता है कि सर्टेन टाइम कंपनी के पास बहुत अच्छा सा रिजर्व है, बहुत अच्छा सा रिजर्व, मतलब कंपनी 5 साल से तगड़ा प्रॉफिट कमा रही है, तो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है। क्या कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए था अगर कंपनी प्रॉफिट कमाई है तो, पर यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, तो शेयर होल्डर हो गए नाराज। शेयर होल्डर को अगर खुश करना है तो ये कंसेप्ट लाया गया है जो है बोनस शेयर्स का। कौन से शेयर्स का, बोनस शेयर्स का। देखो यहाँ पे देंगे तो इक्विटी देंगे, पर यहाँ पे मेथड की बात हो रही है कि बोनस शेयर्स इज दीज आर द वन ऑफ द मेथड आल्सो टू इश्यू द शेयर। तो यहाँ पे बोनस का फंडा आया कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर नाराज हो गए कि भाई उसको खुश करना है, पर कंपनी बोलती है हम लोग को पैसे भी चाहिए, हम लोग को डिविडेंड के फॉर्म में अगर बांट दिया तो कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा तो ग्रोथ कैसे करेगी। तो कंपनी मैनेजमेंट भी सोच रही कि हाँ यार दोनों दुविधा में, मतलब कंपनी भी दुविधा में और शेयर होल्डर भी दुविधा में। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लाया गया है बोनस शेयर्स का।
यहां पे क्या होता है, यहां पे जो रिजर्व वाला फंडा, जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो फंड पड़ा है, वो फंड क्या कर देते, कैपिटलाइज कर देते। वन सेकंड रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट मेरा, जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पैसा पड़ा रहता है उसको क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। मतलब वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, एक अकाउंट से कंपनी अपने एक अकाउंट से निकाल के, एक जेब में से निकाल के क्या करती है, दूसरे जेब में अपना पैसा डाल देती है। क्या करती है, एक मतलब जो आपने देखा रहेगा लायबिलिटी साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इक्विटी पहले लिखते हैं कैपिटल, उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करके ऊपर कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं, और वो जो फंड कैपिटलाइज किया है उसके बदले में इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल जाएगा, अपना बोनस शेयर मिल जाएगा। मतलब कंपनी क्या करेगी, जो रेशियो डिसाइड किया है मैनेजमेंट ने, सपोज कि फॉर एग्जांपल 1:1 रेशियो डिसाइड किया है, मतलब जिसके पास एक इक्विटी शेयर होगा उसको एक फ्री में मिलेगा, क्योंकि बोनस का मतलब ही क्या होता है, फ्री फ्री फ्री। तो यहां पे शेयर होल्डर भी खुश कि भाई उसको भी शेयर फ्री में मिल गया एक, और मैनेजमेंट को अपना पैसा, कंपनी को अपना पैसा शेयर होल्डर को देना नहीं पड़ा। मतलब कंपनी ने खाली क्या किया, एक अकाउंट से जेब से निकाल के दूसरे अकाउंट में रहा, मतलब कंपनी ने पैसा अपने पास ही बचा के रखा, डिविडेंड के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं किया। तो अल्टीमेटली यहां पे दोनों खुश हो जाएंगे, शेयर होल्डर भी खुश और मैनेजमेंट भी खुश, कंपनी भी खुश कि हाँ भाई यहाँ पे पैसा कंपनी के पास भी रहा और शेयर होल्डर नाराज नहीं हुआ है, क्योंकि उसको डिविडेंड के फॉर्म में अगर पैसा दे देते थे तो भाई पैसा चले जाते थे कंपनी के अकाउंट से, पर यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट यूज किया, बोनस शेयर्स डिक्लेयर करके। समझ में आया? तो दीज आर द वन ऑफ द ऑल्सो मेथड टू इश्यू द शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, कभी कभी बच्चे लोग पागल हो जाते कि सर क्या पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। ये अपन मेथड्स पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बोले बच्चे लोग, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ रहे हैं। तो ये दीज आर द टू मेथड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोनों मेथड्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दोनों में से लिख के ले लो, एक तो क्वेश्चन बैठेगा इस पे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की अगर मैं बात करूं, और मैंने इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी दे के रखा है। यस हाँ, तुम लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, जो बच्चे लोग खाली मेरे ये रिवीजन सेशन देख रहा है, मैंने ऑलरेडी रिवीजन सेशन चालू होने से पहले ही तुम लोग को इकोनॉमिक्स, ओसी और एसपी तीनों के 2000 बोर्ड एग्जाम 2024 के एंगल से मैंने, मेरे हिसाब से जो बेस्ट लग रहा था, मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25-30 पूरे में से निकाल के दे दिया है। तो प्लीज आके वो वीडियोस देख सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ठीक है। चलो, तो बोनस शेयर पर जनरली शॉर्ट नोट बनती है, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, तो ध्यान में रखना। अभी बात करते हैं थर्ड ऑप्शन से। अगर मेरे को एम्प्लॉइज को ऑफर करना है शेयर्स, तो उसके अंदर 4 मेथड है। ईसॉस है, नथिंग बट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है। बाद में आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, इसेप्स बोलते हैं। बाद में वन ऑफ द ऑल्सो स्वेट इक्विटी इज वन ऑफ द ऑप्शंस एंड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। ऐसे करके 4 SARS बोलते हैं उसको, ऐसे करके 4 मेथड आपको दिया है। आप कंपनी क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चारों में से चारों इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से अगर पूछना चाहे तो ईसॉप्स या तो स्वेट इक्विटी पे उन लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट के फॉर्म में। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया था यहाँ पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, और इंपॉर्टेंट में बात बोला था तुम लोग को जो थी शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स के अंदर से, तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए इसको। यस, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिस नथिंग बट, यहाँ पे कंपनी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि आप चाहो तो हम लोग के कंपनी के शेयर्स क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो सर्टेन डिस्काउंट प्राइस पे और प्री डिटरमाइंड प्राइस में। मतलब पहले से एक प्राइस डिसाइड किया रहता है, बट वो वेस्टिंग पीरियड 3 साल के बाद ही चालू होगा। मतलब 3 साल तक आपको, मतलब ये जनरली ये जो मेथड है ना, ये लाने का मेन पर्पस क्या था, ये मेन पर्पस ये था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को ऐसा फील होता था कि हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम लोग क्यों 5 साल यहाँ पे गुजारे हैं, हम लोग को तो कुछ मिलेगा नहीं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने सोचा है, कंपनी ने ये सोचा कि अगर आप 3 साल रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग आपको बाद में एक अपॉर्चुनिटी देंगे। आप पैसा तो कमाओ, मेहनत करो, सैलरी कमाओ, बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ में आप क्या बनो, कितने साल आप मेहनत करोगे भाई, कितने साल आप मेहनत करो, तो आप क्या करो, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मतलब आफ्टर आपको जो सैलरी का सर्टन हिस्सा आप क्या करो, बिजनेस के अंदर, आप ऐसा समझो कि ये मेरी कंपनी है, आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, हम लोग उसको आपके फॉर्म में या तो उसका ग्रोथ बढ़ा के देंगे, नथिंग बट वेल्थ बोलते हैं उसको, या तो हर साल आपको डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ये जो सब ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बेस पे होता है कि फ्यूचर में क्या कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कि भाई बोनस डिक्लेयर करेगी, कि डिविडेंड देगी,
कि जो भी है कि वेल्थ क्रिएट करके देगी, जो भी है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉइज जो स्किलफुल एम्प्लॉइज होते हैं जिसको कंपनी छोड़ना नहीं चाहती और कंपनी को मालूम है कि ये बंदे में अच्छा सा डेडिकेशन है और बंदा कंपनी को आगे ले जा सकता है, तो जनरली वो कंपनी वो एम्प्लॉइज को क्या डिक्लेयर करती है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉइज SARS, ये सब स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब क्या करती है जनरली इश्यू करती है। और उसका वेस्टिंग पीरियड 3 मंथ्स के बाद, 3 इयर्स के बाद, सॉरी 3 मंथ्स नहीं 3 इयर्स के बाद ही स्टार्ट होता है। 3 इयर्स से पहले स्टार्ट नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्टली आपको 3 साल वो कंपनी के अंदर रिटेन होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिस आर द नथिंग बट ऑप्शंस है। इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए, चारों चार मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बाद में आ जाते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर पब्लिक से पैसा उठाना है तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज वन ऑफ द ऑप्शन, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 200 पर्सन से ही एट अ टाइम, मतलब इन 1 ईयर बोल सकते हो आप कि आप 200 पर्सन से ही पब्लिक से पैसा उठा सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के फॉर्म में, नॉट एक्सीडिंग 200 ग्रुप ऑफ पर्सन की बात को। जनरली इसके अंदर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर नाम में लिखा है प्राइवेट, प्राइवेट मतलब इंटरनली सेटिंग होती है कि हाँ भाई मैं तेरे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तेरी डील बोल, मेरी डील बोलो, एग्रीमेंट साइन करके मैं तेरे को पैसा दूँ, मेरे को शेयर दे दे। ज्यादा नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट, एक प्राइवेट अरेंजमेंट होता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। बाद में वो जो एग्रीमेंट साइन होता है इन ऑल सब फॉर्मेलिटीज। यस, तो दीज आर नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। बाद में आ जाते हैं, अभी ये सब जो ऊपर पड़ा वो इश्यू के रिलेटेड था। देखो एक बेसिक जो बच्चे लोग मेरे से पढ़े हैं, जो मेरे वीडियोस देखे, उसको मालूम रहेगा कि देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जनरल टर्म में अपन ये बोल देते हैं कि इश्यू एंड अलॉटमेंट सेम है। आप किसी भी बच्चे को पूछना जो अदर क्लासेस में पढ़े उसको मालूम, वो बोलेगा कि इश्यू एंड अलॉटमेंट का कुछ डिफरेंस है, वो बोलेगा नहीं कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इश्यू और अलॉटमेंट देयर इज द सेम। नहीं, यहाँ पे इश्यू एंड अलॉटमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो इश्यू मतलब कंपनी ऑफर कर रही है, मतलब वो अब तक शेयर होल्डर नहीं बना है, खाली कंपनी ने अभी जस्ट ऑफर किया है। एक बार कंपनी ऑफर करने के बाद वो बंदा एक्सेप्ट कर लेगा और वो एक्सेप्ट करेगा ऑफर, और कंपनी बाद में अलॉट करेगा शेयर्स, उसके बाद वो शेयर होल्डर कहलाएगा। तब तक वो खाली क्या कहलाएगा, एप्लीकेंट कहलाएगा। ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इश्यू एंड अलॉट में फर्क है, ऑफ कोर्स स्पेलिंग में अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो मीनिंग भी अलग अलग होगा ना। कि इश्यू एंड अलॉटमेंट में डिफरेंस ये है कि इश्यू का मतलब ये होता है जनरली खाली कंपनी क्या कर रही है, अभी ऑफर कर रही है। एक बार ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो एप्लीकेंट पैसा डालता है कंपनी के अंदर, और वो पैसा डालने के बाद कंपनी अगर उसके अगेंस्ट में उसको क्या कर रही है, शेयर अलॉट कर रही है, उसके बाद वो शेयर होल्डर कहलाएगा। तब तक वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेंट कहलाएगा, शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, व्हेन अ कंपनी गिव शेयर टू द एप्लीकेंट, मतलब तब तक इश्यू तक वो क्या है, वो एप्लीकेंट ही है, शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर कभी कहलाएगा जब भी उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी वो शेयर होल्डर कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कंपनी एक्चुअल में पैसा आ जाने के बाद कंपनी नेक्स्ट स्टेप पे जो फॉलो करती है, पहला इश्यू करती है, इश्यू एक्सेप्ट होने के बाद अगर एप्लीकेंट पैसा इन्वेस्ट करता है तो कंपनी का नेक्स्ट स्टेप होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसको क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी। जनरली तो पैसा आ जाने के बाद विद इन 60 डेज में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, विद इन 60 डेज में 60 डेज में 60 डेज में क्या हो जाना चाहिए, अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्ट बोल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। यस, और ये पावर जो दिया गया है वो खाली ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया है, बाकी किसी को पावर नहीं है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। वंस अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बच्चे लोग चेयरमैन, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर बलता, शेयर होल्डर, अरे भाई खुद को शेयर होल्डर करेगा क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो बच्चे लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है, पावर है, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट देखते हैं, पूरा मैनेजमेंट कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, भले ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर टू अलॉट द शेयर। यहां पे क्लियर भी लिखा है, देखो ना क्या लिखा है, किसके पास पावर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू इश्यू और अलॉट द शेयर। देखो मैं तुम लोग को जो बोल रहा हूं ना, ये सब चीजें इधर ही लिखा है, सब चीजें किधर उधर गूगल करने मत जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हिंदी में जो भाषण दे रहा है वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई गूगल करने मत जाना कि 60 डेज, उधर से कहाँ लिखा है 60 डेज, नहीं दिख रहा है। अरे भाई दिखाएगा, मैं तुम लोग को दिखा भी दूंगा, ऐसा रहेगा तो आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो। यस, तो ये हो जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोविजन फॉर कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन है।
मतलब एक प्रोस्पेक्टस देना है आपको, रजिस्टर करना है किसके पास, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास विद इन 30 डेज है, जनरली टाइमलाइन जो देता है 30 डेज देता है कि जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है अपना प्रोस्पेक्टर, एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ सकता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब अगर कंपनी ने ऑफर किया है तो वो ऑफर मिनिमम 90% को क्या करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, पब्लिक को एक्सेप्ट करना चाहिए तुम लोग का ऑफर। अगर सपोज कि मिनिमम 90% ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई तो आपकी ऑफर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम एज पर द, ये जनरली जो होते हैं पब्लिक कंपनी, वो भी लिस्टेड कंपनी, जनरली किसको होता है, पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी को ये प्रोविजंस क्या होती है, एप्लीकेबल हो जाती है, लिस्टेड। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सेबी के जो भी प्रोविजंस है वो खाली लिस्टेड कंपनी के पर ही एप्लीकेबल है, बाकी किस पे भी एप्लीकेबल है, ना तो प्राइवेट कंपनी में ना तो पब्लिक कंपनी, ओनली लिस्टेड कंपनी ले। और सेबी के अंदर, सेबी एक्ट के अंदर, वैसा जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है वैसा सेबी एक्ट 1996 अलग से है, जहां पे उन लोगों ने क्लियरली लिखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90% आना चाहिए। अगर 90% नहीं आ रहा है तो आपका पैसा जो लिया है वो वापस से करना पड़ेगा किसको, एप्लीकेंट को। यस, तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे हाईलाइट करके रखना, शॉर्ट नोट में आने के चांसेस है मेरे हिसाब से। तो ये 2-3 पॉइंट जो भी लिखा है करके जाना। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब उसमें ऑफर पीरियड लिखा रहेगा कि ऑफर पीरियड फॉर एग्जांपल 15 से लेके 25 तक है, अज्यूम करो। अगर इसमें मिनिमम जनरली 20 पकड़ो, चलो 15 से लेके 20 तारीख तक है, अगर इसमें मिनिमम 90% टच नहीं हुआ तो जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ है वो एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर्स within a period of 15 days। ऑब्जेक्टिव्स में आने के चांसेस है बंदे लोग, बच्चे लोग। तो ये सब पॉइंट्स हाईलाइट करके रखना, मेरी एग्जाम नहीं है, आप लोग की एग्जाम से। प्लीज बच्चे लोग जो छोटे छोटे पॉइंट्स लोग एग्जाम में पूछते हैं तो प्लीज हाईलाइट करके रखना, ठीक है। और बुक्स लेके बैठो मेरे साथ। बाद में आ जाएगा क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कि भाई किसको एक बार फाइनल होगी लिस्ट कि भाई इनको क्या करना है, आपको शेयर अलॉट करना है तो शेयर अलॉट कर देंगे। बाद में एक कंसेप्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि जो नामचीन कंपनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजी का, जैसे कि हमने जस्ट रिसेंट आईपीओ आया, जहां पे पब्लिक का क्रेज इतना था कि सबको शेयर्स चाहिए था उसका, बट कंपनी तो उतना पैसा ऑफर किया ही नहीं था। कंपनी ने फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल के लेके स्टार्ट कर रहा हूं कि सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी को 100 रुपए की रिक्वायरमेंट दी, पर एप्लीकेशन आई 500 रुपए की, तो कंपनी ने तो भाई 100 रुपए चाहिए था, वो 500 रुपया नहीं ले सकती है, वो 500 रुपया नहीं ले सकती है क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी अप्रूव 100 रुपए की हो चुकी है। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया है 500 रुपया 400 रुपया जो एक्स्ट्रा है उसका क्या सर, तो एक लॉटरी सिस्टम होता है, देयर इज अ डिफरेंट मेथड जो मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं जनरली, उसके बेस पे मेथड फॉलो होता है। मतलब एक लॉटरी सिस्टम हो गया, जिसका भी नाम निकला उसको शेयर मिलेगा, या तो एक प्रोराटा कंसेप्ट होता है कि जहां पे सपोज कि जिसने 5 ऑफर किया रहेगा उसको 1 मिलेगा, मतलब सबको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली रेशियो दिख रहा है ना आपको, 100 की रिक्वायरमेंट ही 500 है, मतलब 1:00 निकाल दो तो 1:5 का रेशियो क्लियरली बैठता है, तो जिससे 5 शेयर ऑफर किया रहेगा उसको 1 मिलेगा। ये हो गया प्रोराटा कंसेप्ट। देयर इज अ डिफरेंट मेथड में बोल रहा हूँ, ये तो मैं जस्ट तुम लोग को भी दो मेथड ही बोला है, इसमें बहुत सारी मेथड्स है। एक तो मैंने लॉटरी सिस्टम बोला और दूसरा मैंने बोला प्रोराटा। तो वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। पर ये वाली जो मुसीबत तो नहीं बोल सकता हूँ, ये वाली सिचुएशन जैसे जब कभी आती है जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब उम्मीद से ज्यादा क्या आ गए, सब्सक्रिप्शन आ गए, पब्लिक से रिस्पॉन्स ज्यादा आ गया उम्मीद से ज्यादा, ठीक है। तो वंस अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर सेबी ने तो अलाउ करती ही नहीं है, सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर थ्रू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के अंदर अगर 100 रुपया लिखा है तो उसके ऊपर ज्यादा ले ही नहीं सकती कंपनी। यस, नेक्स्ट हो जाएगा परमिशन टू डील द स्टॉक एक्शन, परमिशन लेनी है। अपॉइंट अ मैनेजर टू इश्यू एंड वेरियस अदर एजेंसी, ये हो जाएगी सब स्टेट्यूटरी प्रोविजंस। अगर प्रिंसिपल्स की बात करूं और जनरल प्रिंसिपल मतलब अथॉरिटी किसको है, अपन ने जस्ट ऊपर पढ़ा मीनिंग के अंदर कि ये जो प्रोसेस जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, नॉट डिबेंचर, हाँ डिबेंचर की भी बात करूं, सिक्योरिटी की भी बात करूं, तो जो पावर किसको पास दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दिया गया ऑब्जेक्ट इसके अंदर हाईलाइट करके रखना। अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, कंपनी किसको भी तो शेयर नहीं दे देगी ना, कंपनी किसको शेयर देगी, खाली ओनली उसको ही शेयर देगी जिससे पैसा आया है, जिससे एप्लीकेशन
आई है उसको ही शेयर्स देगी, उसके अलावा किसी को भी शेयर्स नहीं देगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली। जिसने एप्लीकेशन दिया कंपनी उसको शेयर अलॉट करेगी। नेक्स्ट आ जाएगा रीजनेबल टाइम, कितने टाइम में अलॉटमेंट करना है, क्लियरली लिखा है इन लोग ने 60 डेज, जो मैं तुम लोग को ऊपर भी बोला था 60 डेज में शेयर अलॉट कर देना है। देखो रिफंड की बात नहीं हुई है यहाँ पे, रिफंड की बात नहीं हुई, रिफंड 15 डेज में था कि अगर सपोज कि 90% सब्सक्रिप्शन नहीं पहुंचता है, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है सेबी ने डिसाइड किया है। मिनिमम क्राइटेरिया मतलब आपने 100 रुपया मांगा तो 90 रुपए की तो एप्लीकेशन पब्लिक से आनी चाहिए। अगर सपोज कि वो रीच नहीं हुई तो आपको 15 दिन में पैसा रिफंड करना है। अगर सपोज कि रीच हो गई, सब हो गया, आपने 100 रुपया मांगा, पब्लिक से 110 रुपया आया तो चलेगा, पर 90 से कम आया तो मतलब आपने जितना भी आया है पैसा, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज 60 रुपीज सब रिटर्न करना देना 15 दिन में, वो हो गई अलग बात। यहां पे बात कर रहे हैं कि आपने पैसा आया, सब प्रोसेस बराबर, आपने जो लिमिट सेट की थी वो बराबर रीच आउट हो गई, सब जगह सब बराबर जा रहा है, तो पैसा आने के बाद कंपनी को कितने दिन में शेयर अलॉट करना है, वो हो जाएगा 60 डेज में। विद इन 60 डेज में क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। गेटिंग माय पॉइंट बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ा रहे हिरेन सर, कि नींद आ रही है कि ऊपर से जा रहा है। देखो आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द ओसी एसपी इकोनॉमिक कोई भी सब्जेक्ट को लेके, एक्सेप्ट सर्टन सब्जेक्ट जो मैं नहीं छूता हूं, मतलब मैं नहीं छूता हूं उसको, मतलब मैं नहीं पढ़ाता हूं इन शॉर्ट, तो उस पर मत पूछना, पर जितना और उसमें भी अगर मुझे आइडिया रहेगा तो मैं जरूर जवाब दे दूंगा। बट हाँ, आप इस पे कोई भी डाउट है उसी को इकोनॉमिक्स और एसपी तो अपना, ठीक है, तो कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना। कोई भी सेक्शंस या तो कोई भी एक कंसेप्ट अगर आपको समझना है बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर ये समझाइए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी डाउट्स है, वो हम लोग के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी और मैं तुमको समझा दूंगा। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट, जो भी अलॉटमेंट कर रहे हैं कोई कंडीशन होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन करना है। ऑफ कोर्स वो सामने वाले को सपना थोड़ी है अगर मुझे शेयर अलॉट उड़ गए, उसको कम्युनिकेशन करना है थ्रू, अभी नावडे तो सब चीजें मेल से ही होती है, कोई लेटर लिखता नहीं है अभी। और अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब वायोलेशन, मतलब आप ये अलॉटमेंट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कर रहे हो, उसके मतलब ये नहीं कि आप दूसरा एक्ट को फॉलो नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माइनर को शेयर दे दिया, मतलब जो 18 के बिलो है, माइनर हो गया वो, तो अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल माइनर को साथ एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है रिक्वायरमेंट, मिनिमम 18, मेजर होना चाहिए 18+। तो आप अगर शेयर माइनर को देख रहे हो तो मतलब आपने वायोलेशन किया है किसका, अदर लॉ का, तो ये चलेगा नहीं। तो ये क्या बोला है, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब वायोलेशन ऑफ एनी अदर लॉ, दूसरे लॉ को आपको करना ही नहीं। जो एग्जांपल मैंने लिया माइनर का वो यहाँ पे दिया है। यस, चलो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, मतलब आपको अलॉटमेंट की क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। जनरली बोर्ड अपॉइंट करती है, कमिटी को सेपरेटली जनरली करता नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, बट छोटी मोटी कंपनीज जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, क्योंकि उसके पास ही पावर है, वो खुद ही अलॉट कर देता है शेयर। बट बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर बात करूं तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कमिटी सेट करती है, जनरली वो डायरेक्टर ही होते खुद ही। वो कमिटी के अंदर सपोज के फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टर्स है, उसमें से 4 डायरेक्टर वो कमिटी के होंगे, जिसमें अलॉटमेंट की जो भी डिसीजन लेना है वो कमिटी लेगी। बाद में बोर्ड मीटिंग डिसाइड होगी, उसके अंदर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा। बाद में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, परमिशन लेनी, पास करना है मतलब परमिशन लेनी है, जो भी अलॉटमेंट मनी आएगा कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। बाद में लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन हो गया, तो अगर किसने शेयर नहीं लिया, तो उसको मुझे शेयर अलॉट हुए थे, मेरे को बोला मेरे को नहीं शेयर इन्वेस्टमेंट करना, मैं डेड को मैं शेयर क्या कर देता हूँ, रिनाउंस कर देता, तो उसको मैं शेयर रिनाउंस कर दूंगा। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ये भी ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि आपने शेयर अलॉट कर दिया तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक भी तो पहुंचानी है। गवर्नमेंट मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वंस अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के बाद आपका रिटर्न फाइल करना, जैसे कि अपने इनकम टैक्स कैसे फाइल करते हैं, वैसे ही आपने शेयर अलॉट कर दिया, उसके 30 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन विद इन 30 डेज, तो नॉट 30 डेज में आपको क्या करना है, आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करना है। वो फॉर्म का नाम है PAS 3। क्या नाम है, PAS 3। एडिशनल नॉलेज है तुम लोग के लिए, इतना ज्यादा सोचो मत कहाँ लिखा है सर, एडिशनल नॉलेज है, ले लो ना, क्या फ्री में मिला तो ले लो ना, ठीक है। कितने दिन में, विद इन 30 डेज में आपको क्या करना है, सबमिट करना है। बाद में वो जो बंदे को शेयर अलॉट किया उसका नाम भी रजिस्टर के अंदर क्या कर देना, मेंशन कर देना है, और यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाएगी। बाद में आ जाता है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट 1 सेकंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो आ जाता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर।
शेयर सर्टिफिकेट जनरली ऑफ कंपनी के पास टाइम होता है कि शेयर अलॉट करना है, बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग से 60 डेज में अलॉट करना है, मतलब अलॉटमेंट मतलब आपको शेयर सर्टिफिकेट देना है किसको, शेयर होल्डर को, कितने दिन में, विद इन 60 डेज में। तो ये शेयर सर्टिफिकेट नथिंग बट एक प्रूफ है। कल उठ के भाई कोई मुखर गया तो मतलब कंपनी मुखर गई कि भाई मैंने, आपने कभी पैसा दिया ही नहीं मुझे, या तो शेयर होल्डर मुखर गया कि भाई मैंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया और जनरली किया नहीं होता, तो वो सब मसला नहीं पड़ना है। भाई शेयर होल्डर कौन है, जिसके पास रजिस्टर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट रहेगा, जिसका नाम उसके अंदर लिखा रहेगा, these are the shareholder of the company. So these are the nothing but is a registered document issued by the company which is an evidence of ownership of the specified number of share of the company. एक प्रूफ है कि भाई यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और ये लीगल प्रूफ है, इसलिए बोला इसको एविडेंस के फॉर्म में भी लेती है कौन, कोर्ट कचहरी के अंदर, अगर कुछ मसला हो गया तो। अभी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा क्या होता है, अगर नाम लिखा रहेगा, उसका एड्रेस लिखा रहेगा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा, कितने शेयर्स दे रहे, कौन से प्राइस पे दे रहे, डिस्टिंक्शन नंबर क्या होता है, फोलियो नंबर क्या होता है, ये सब चीजें, कंपनी का कॉमन सील, कितना अमाउंट पे किया है, ये सब चीजें शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो मैं तुम लोग को जो बोल रहा था ना कि सर ये विद इन 60 डेज में अलॉट करना है, कहाँ लिखा है, देखो टेबल आ गया। ये टेबल आपके लिए 5 स्टार हो जाएगा फॉर ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर से आपको 1 या 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जनरली, प्लीज नोट डाउन करके रखिए। यस, तो यहाँ पे देखो आप लिखा है कि भाई अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट अभी हुई है तो उसमें भी गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, विद इन 2 मंथ्स, मतलब 60 डेज बोल सकते हो आप। 2 मंथ्स मतलब 60 डेज मत पकड़ो, अगर 31 का महीना आ गया तो 2 मंथ ही लिखवाओ। ठीक है, 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई अलॉटमेंट कर रहा है तो वहां पे भी लिखा है विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर के केस में अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के शेयर थे, मैंने वो रिलायंस को रिक्वेस्ट की क्योंकि मेरे में से 1000 शेयर था मेरे पास रिलायंस का, अज्यूम करो है नहीं, खाली अज्यूम करो यार, एग्जांपल है। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस के पास 1000 शेयर है, मैं सोच रहा हूँ मेरे 500 शेयर मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, तो उस केस में अगर शेयर सर्टिफिकेट बन रहा है तो वो कितने दिन में बनाना है, वो आपको विद इन 1 मंथ में बनाना है फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, और एक कंसेप्ट यहाँ पे बैठता है जो है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जनरली कभी वो इश्यू करती है जब भी जेन्युइनली शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट घूम गया है, उसके लिए बहुत ऐसे ही नहीं मिलता है। आपको रिक्वेस्ट कर दिया कंपनी को कि मुझे शेयर सर्टिफिकेट हो, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि भाई शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इज अ लीगलाइज डॉक्यूमेंट जो एविडेंस के फॉर्म में कोर्ट में लेते हैं। तो आप जाके बोलोगे कंपनी मेरा शेयर सर्टिफिकेट घूम गया, 500 शेयर था और 500 शेयर की वैल्यू आज 2.5 करोड़ है, ऐसे थोड़ी दे देगा शेयर सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके लिए FIR कॉपी लगती है बॉस, क्या लगती है? FIR कॉपी लगती है, FIR लिखाओगे और उसके बाद थोड़े बहुत पूछपरछ होगी, उसके बाद ही आपको क्या कर पब्लिक नोटिस भी तक भी आ सकता है कि आपको पब्लिक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग छपवानी है। तो ये सब होती है प्रोसीजर भाई, शेयर सर्टिफिकेट ऐसे जनरली नहीं मिल जाता है। और कंपनी भी है जेन्युइन, देखो ये सब जो फंडा में तुम लोगों को बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बोल रहा हूँ, छोटी मोटी घर की कंपनीज है तो उसमें इतना कुछ मसला नहीं होता है, यहाँ पे आपको FIR जनरली कोई करता नहीं है। पर बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो ये सब प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करनी होगी। तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अगर चोरी हो गया या तो घूम गया तो जनरली वो केस में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देते हैं और आपको मेंशन करना, आपको मतलब कंपनी को ऊपर हेडिंग में मेंशन करना है कि दिस इज अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू इन ल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट नंबर सो एंड सो। ये सब मेंशन करना है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के अंदर। यस, तो ये हो जाएगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का छोटा सा कंसेप्ट। बाद में आ जाता है यहाँ पे एक कंसेप्ट था, जनरली बहुत बच्चे लोग ध्यान में रखना, बच्चे लोग ये कमेंट्स में पूछते हैं कि कौन से केस में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर सकते हैं या तो फिर नहीं दे सकते हैं, क्या क्या प्रोविजन है, मतलब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में जनरली पूछा तो ये वाला इतना ही पार्ट है, ये प्लीज नोट डाउन करके रखना। बाद में आ जाता है कॉल ऑन शेयर। कंपनी को जब भी फोन करने का मन हुआ नहीं, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तभी कॉल करती है।
ऐसे कॉल नहीं करती है, जनरली एक इन्फॉर्मेशन देती है, जनरली एक रिक्वेस्ट करती है थ्रू मेल, थ्रू पोस्ट कि हम लोग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो आपके शेयर्स पे 5 रुपया बाकी है, तो आप क्या कर दो, पे कर दो सो डेट से पहले। वो सब चीज़ें लेटर के अंदर या तो मेल के ऊपर लिखी रहती है, उसको बोलते हैं कॉल ऑन शेयर। पर हाँ, आपको थोड़ा टाइम देना है, वक्त देना है, आपको कल मांगोगे तो कल से कल पैसा मिलेगा नहीं, आप 14-15 डेज थोड़ा रिक्वेस्टेड, इधर लिखा भी है 14 डेज, आपको थोड़ा रीजनेबल टाइम देना है, क्योंकि उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए यस अरेंज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जनरली लिखी रहती है। और एक कॉल पे आप 25% से ज़्यादा नहीं मांग सकते। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये की वेल, 10 रुपये का शेयर है, तो 10 रुपये के 25% निकालोगे तो कितना रुपया होता है, 2.5 रुपया। तो एक टाइम पे एक कॉल पे 2.5 रुपये से ज़्यादा आप पैसा नहीं मंगा सकते, जो क्लियरली लिखा है एक्ट के अंदर, पढ़ लेना। आगे आ जाता है फोर फीचर ऑफ शेयर। सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि एक बंदा था मिस्टर एक्स, उसको कॉल किया, भाई तेरा 2.5 रुपये दे, नहीं दिया उसने। कंपनी दूसरा कॉल किया, 2.5 रुपया दे, उसने नहीं दिया। तीसरी बार कॉल किया, फाइनल कॉल किया अभी उसको, और बोला कि भिड़ू अगर तू तेरा पैसा नहीं देगा तो तेरे जो शेयर्स तूने ऑलरेडी पे करके रखे हैं ना, पैसा जो भी पे किया, फॉर एग्जाम्पल तू 5 रुपये जो पे करके रखा है ना, वो भी तू भूल जाना। दिस इज योर फाइनल कॉल। अगर फाइनल कॉल पे तू पैसा नहीं दे रहा है विथ इंटरेस्ट, तो तेरे जो शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फोरफिट हो जाएंगे। फोरफिट का मतलब कंपनी तेरे शेयर जब्त कर लेगी, और वो शेयर्स पे अभी किसका राइट्स होगा, कंपनी का राइट्स होगा, तेरा राइट्स नहीं होगा अगर तू 100 डेज पे पहले पैसा नहीं पे किया तो। समझ में आया? तो ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर फीचर तभी कर सकती है जब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का माई बाप है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करेगा, तभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है, उसे पहले नहीं ले सकती। यस, तो अगर सपोज की फोरफिट कर लिया तो उसकी इफेक्ट क्या होगी सर? पहले तो वो मेंबरशिप से हाथ धो बैठेगा, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। सेकंड, लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यू रहेगी। ऐसा मत समझ कि भाई आपके कल उठ के समझ कोर्ट कचहरी में मामला गया तो मेंबर्स की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी जितना पैसा नहीं पे किया है। और अगर कंपनी बंद हो गई तो अगर वो पैसा नहीं पे किया है 2.5 रुपया, और कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया कि भाई देखो पे करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा यस, तो अगर लिक्विडेशन का मतलब कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई तो सबको पे करना पड़ेगा, तो तू कौन सा शाना है, तेरे को भी पे करना पड़ेगा। यस, तो तेरी पास लायबिलिटी तो रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। वो भले कंपनी ने तेरे शेयर फोरफिचर कर लिए तो भी तेरी लायबिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी। बाद में कंसेप्ट आता है सरेंडर ऑफ शेयर। देखो ये दोनों में एक डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स में कंपनी जबरदस्ती शेयर्स ले लेगी, बट सरेंडर ऑफ शेयर्स में शेयर होल्डर जाके बोलेगा ये ले, मुझे तेरे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरा शेयर्स का जो भी पैसा बनता है वो मुझे वापस से कर दे। इज नथिंग बट सरेंडर। नाम भी देखा ना, सरेंडर कर देता है चोर, सरेंडर कर देता है। सरेंडर ऑफ शेयर, सर ये क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस समझा रहा हूँ तुम लोग को। यस, तो सरेंडर ऑफ शेयर्स के अंदर शेयर होल्डर सामने से आता है कि भाई मुझे अभी तेरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे मेरा जितना भी पैसा बन रहा है मार्केट रेट के हिसाब से इंटू करके दे दे मुझे मेरा पैसा, ये तेरा शेयर सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर अपनी मर्जी से शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर रहा है, और ऊपर वाले केस में फोर फीचर में कंपनी जबरदस्ती तेरे शेयर फोर फीचर कर रही है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बाद में लास्ट कंसेप्ट इसके अंदर है, और यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा चैप्टर, जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो भाई लिख के ले लो। अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पे क्वेश्चन नहीं बनाना तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी है मेरा। यस, तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन पे शेयर डिफरेंट बिटवीन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन। आप लास्ट के 5 साल का 10 साल का पेपर उठा के देख लेना, 10 साल में से 8 टाइम्स आया रहेगा, 7 to 8 टाइम्स। या तो शॉर्ट नोट में दिखा रहेगा, तो डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट आया रहेगा जो आपके सिलेबस के अंदर दिया है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। देखो एक बेसिक सेंस समझा देता हूँ, डिटेल में वीडियोस तो है ही। बेसिक सेंस ये है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में दोनों पार्टी अलाइव है। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी, अगर मिस्टर ए अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है उसको बोलेंगे ट्रांसफरर मिस्टर ए को, और ट्रांसफर ही कौन हो जाएगी, मिस्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पार्टी क्या है, जिंदा है, अलाइव है, और दोनों पार्टी अपनी मर्जी से वॉलंटरली, ध्यान से सुनो क्या कर रहा है, शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन टू दूसरे पर्सन, और जो भी कंसिडरेशन बन रहा है वो ट्रांसफर करेगा मिस्टर बी टू मिस्टर ए को। ये हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में यहां पे एक पार्टी या तो जिंदा होगी
या तो मर चुकी होगी, या तो दूसरी पार्टी पागल हो चुकी रहेगी। सर क्या बोलो, यस पागल हो चुकी रहेगी, या तो दूसरी पार्टी इंसॉल्वेंट हो चुकी रहेगी। ये अगर सिनेरियो बनता है तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन का फंडा, कि वहां पे सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स था, उसके पास रिलायंस के शेयर थे, मिस्टर एक्स गुजर गया बेचारा, तो उसके शेयर किसको जाएंगे, उसके स्पाउस को, मतलब घर फैमिली मेंबर्स को। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स की वाइफ जो होगी उसको शेयर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब थ्रू लीगल बोल सकते हो आप, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो जनरली उसके फैमिली मेंबर को ट्रांसफर। तो शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट इज अ प्रॉपर्टी ओनली ना भाई, इन्वेस्टमेंट है तेरा, असेट्स, इन्वेस्टमेंट कहां पे लिखते हो आप, असेट साइड, तो असेट्स है वो तेरी, तो वो असेट किसको ट्रांसफर हो जाएगी, अपने स्पाउस को। तो यहां पे एक पार्टी मर चुकी है, मतलब मिस्टर एक्स मर चुका है, पर मिस्टर एक्स की वाइफ जो सेकंड पार्टी है वो तो जिंदा है। तो यहां पे सिनेरियो बनता है, वो सिनेरियो को अगर बोलने जाओ अब लॉ टर्म में, तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जहां पे वॉलेंटरी ट्रांसफर नहीं, यहां पे कंपलसरी शेयर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। बट हाँ, एक पार्टी जिंदा होगी, या तो दूसरी पार्टी मर चुकी होगी, मतलब डेथ, या तो पागल हो चुकी रहेगी, या तो वो इंसॉल्वेंट बोल सकते हो आप, बैंकरप्ट हो चुका है, तो उसके शेयर भी कानून ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, तो एक पार्टी कौन हो जाएगी, कानून हो जाएगी। तो ये वाले सिनेरियो में जो शेयर ट्रांसफर होता है वो प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। समझ में आया? वो लीगल के हिसाब से जो कायदा कानून के हिसाब से जो भी फॉलो होता रहेगा वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर्स का रिवीजन यहाँ पे क्या होता है, कंक्लूड होता है। आई होप तुम लोग को समझ में आया रहेगा। इफ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग द एनी कंसेप्ट कि सर नहीं समझ में आ रहा, पहले मेरे डिटेल वाले वीडियोस देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन करना। कि डिटेल वाले वीडियोस देखे ही नहीं और समझ में नहीं आया तो बात अलग है, अगर वो देखने के बाद भी समझ नहीं आया तो बात अलग है कि हाँ, तो फिर आप कमेंट को डाल दे, कमेंट के सर ये नहीं समझ में आया प्लीज समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। बट पहले वो डिटेल वाले वीडियोस जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ही वीडियोस बनाए मैंने। और ये भी जो रिवीजन ले रहा हूँ वो आपके लिए ही ले रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है। आपको खाली क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स आती रहती है। तो एक हिरेन सर के नाम का ही मेरा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पे आप चाहो मुझे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 4 के साथ। टिल टाइम प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।